नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं भारत सरकार आयुष मंत्रालय के बोर्ड मेंबर डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब नमस्ते। तो दर्शकों, जैसे कि स्वास्थ्य चेतना में हम हर बार जिक्र करते हैं, हर बार मैं यही बात कहती हूं कि आपके और हमारे स्वास्थ्य से संबंधित चर्चाएं होती हैं, बातचीत होती है, सवाल और जवाब होते हैं। बात अगर इस वक्त की जाए, इन दिनों की जाए, तो देश लगातार महामारी के दौर से गुजर रहा है। कोरोना काल से हम गुजर रहे हैं। कभी लगता है कि हम पार पा लिए, तो कभी लगता है फिर से स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में लगातार आपको सलाह दी जाती है कि सजग रहें, सावधान रहें, वैक्सीन जरूर लगवा लें, अपना बहुत ख्याल रखें, कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखें। लेकिन इन सब के साथ ही जो समय के साथ आगे बढ़ने के साथ एक बात जो निकल करके सामने आई है कि सही मायने में अगर हम खुद को और अपने परिवार को वाकई सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना। बिल्कुल, क्योंकि अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हम किसी भी तरह की चुनौती से लड़ने में सक्षम रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है, जैसे कि अपने दर्शकों को मैंने बताया कि बहुत ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखना, तो मैं चाहूँगी कि आज के इस कार्यक्रम में बातचीत के जरिए, मेरे सवालों के जरिए और आपके जवाब के जरिए लोगों को लाभ पहुँचे और जानकारी मिले कि आखिर कैसे अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाएं। तो मैं इसमें आपसे ये बातचीत करूंगी कि खाने पीने के साथ साथ क्या कुछ लाइफस्टाइल हो, किस तरीके से हम रहें जिससे हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। इसके साथ ही मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ योगा या मेडिटेशन से भी संबंधित जानकारियां दें जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। तो शुरुआत खान पान से करते हैं। क्या कुछ गलतियां हमारे दर्शक करते हैं, हम लोग करते हैं, आम जनता करती है लाइफस्टाइल से संबंधित, जिसके चलते हमारी इम्यूनिटी प्रभावित होती है? नंदिनी जी, बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या और हमारी दिनचर्या के साथ साथ हमारा आचरण जी, ये चीज़ें इम्यूनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हमारा खान पान अप्राकृतिक है, भोजन में तले मसालेदार तत्व ज़्यादा हैं, भोजन मैदा, नमक, चीनी और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स, विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों से युक्त है, तो ये भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो स्वादिष्ट तो लगता है जी, लेकिन ये शरीर की इंटरनल इम्यूनिटी को बढ़ाता तो बिल्कुल भी नहीं है जी। जो इम्यूनिटी होती है शरीर की स्वाभाविक, उसको भी कम कर देता है। और एक स्थिति आती है कि इन चीज़ों का अत्यधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्य लोगों की तुलना में जल्दी अस्वस्थ होते हैं, जल्दी बूढ़े होते हैं। दूसरी बात, हमारी दिनचर्या, नंदिनी जी, बहुत महत्वपूर्ण है हमारी दिनचर्या जी जी। बहुत से लोग ऐसे हैं, रात भर, स्टूडेंट्स स्पेशली रात भर पढ़ेंगे, बोले रात को शांति मिलती है, दिन भर सोएंगे जी, इससे इम्यूनिटी कम होती है। रात में कोई काम नहीं है, डिनर 9 बजे हो गया, लेकिन टीवी देख रहे हैं, फिर 11 बजे चाय पी रहे हैं, टहलते रह रहे हैं, उनका पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, व्यापारी हैं या दूसरे और सर्विस वाले लोग हैं, सोएंगे 3 बजे। और इससे भी बुरा, कुछ ऐसे पढ़े लिखे परिवार हैं, आर्थिक समृद्ध परिवार हैं, जिनका बायोलॉजिकल क्लॉक पूरी तरह गड़बड़ा जाती है। ये लोग 3 बजे तो सो के उठते हैं, 5 बजे इनका ब्रेकफास्ट होता है, 11 बजे रात में लंच होता है और सुबह 5 बजे 6 बजे डिनर होता है, फिर ये सोते हैं। ये कथित पैसे वाले लोग हैं, कथित समृद्ध लोग हैं, जो जान के अपने जीवन को, अपने शरीर को बीमारी के गर्त में ले जाते हैं, अस्वस्थता की ओर ले जाते हैं, केवल ये दिखाने के लिए
कि हम एडवांस हैं। अरे भाई, रात में जगना कौन सा एडवांस है? जो खाना आप रात में खा रहे थे वही खाना तो दिन में खा रहे हैं। फिर आप कौन से एडवांस हो गए? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए? कौन सा ऐसा आपने आविष्कार कर दिया कि आप समाज में दूसरों से ज्यादा आगे हो गए? आगे होते हैं आप बीमारियों में, अस्वस्थता में, आगे होते हैं डॉक्टर के चक्कर लगाने में, आगे होते हैं आप जांचें कराने में, अस्पतालों की दौड़ भाग। बहुत सुंदर सटीक तरीके से आपने समझाया कि क्या असल मायने में आगे होना है। ऐसा करके आप आगे स्वास्थ्य के मामले में तो नहीं होंगे, लेकिन तमाम ऐसी चीजें जिससे लोग बचना चाहते हैं उन जगहों पर आप जरूर आगे हो सकते हैं। तो अगर बात की जाए एक अच्छी लाइफस्टाइल की, एक रूटीन की अगर बात की जाए, तो क्या कुछ एक आदर्श रूटीन आप हमारे दर्शकों को बताएंगे जिसका वो पालन कर सके, उन्हें एक सहूलियत हो जाए कि किस तरीके से हमें दिन को गुजारना चाहिए? सो के कितने बजे उठना चाहिए? नंदिनी जी, सो के उठना सूर्योदय से पूर्व चाहिए जी। सूर्योदय से पूर्व जो उठ जाते हैं वह 50% तो बगैर किसी दवा के आरोग्यता की ओर, निरोगता की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप सूर्योदय के पूर्व नहीं उठ पा रहे हैं जी। तो कम से कम सूर्योदय के समय तो उठ जाएं। प्रातः काल 5:30 और 6 बजे के बीच में आप दिसंबर और जनवरी के महीने में उठ जाएं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि सोकर उठने के तुरंत बाद अपनी स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता की ओर बढ़ें। जी। अनेक लोग नंदिनी जी ऐसे होते हैं कि सुबह उठ जाएंगे 5 बजे, उठ के बिस्तर पर बैठ गए, माला का जाप करने लग गए। जी। ना तो शौच के लिए जाएंगे, ना मंजन करेंगे, ना स्नान करेंगे, रजाई ओढ़ के माला का जाप कर रहे हैं, गर्दन को झुकाए माला का जाप। बोले आप हमें 108 माला करनी है, अब वो 2 घंटे माला का जाप करने लग गए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उठ तो गए, बिस्तर पे ही लेटे हैं, जी। करवटें बदल रहे हैं। कुछ लोग बिस्तर भी छोड़ देते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं, दुकान का अकाउंट्स को चेक करने लगते हैं, रुपए पैसे गिनने लगते हैं, अखबार पढ़ने लगते हैं, या घर के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन मंजन नहीं करेंगे, वाकई शौच के लिए नहीं जाएंगे, नहाएंगे नहीं। ये एक बुरी आदत है जो हमारी इम्यूनिटी को कम करती है, इम्यूनिटी को तेजी से गिराने का काम करती है। और उनसे जब पूछते हैं कि भाई आप क्यों फ्रेश होने नहीं गए, बोले साहब प्रेशर नहीं बना था जी। लेकिन जब वो जाते हैं तब प्रेशर बन जाता है। अरे भाई, आप सुबह उठे हैं, उसी समय आप जो शारीरिक वेग हैं, जो शरीर की स्वच्छता की व्यवस्था है, प्रकृति ने जो दी है हमें, उसको सबसे पहले संपादित करिए। नंदिनी जी, मैं चिकित्सक हूं, मेरे यहाँ अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, समृद्ध लोग आते हैं। बहुत से लोगों को चूंकि नाड़ी दिखानी होती है तो खाली पेट दिखानी होती है जी। तो मैंने जब नाड़ी देखा, मैंने कहा भाई आप बिस्किट खाएंगे? बोले नहीं, अभी ब्रश नहीं किया, अभी फ्रेश नहीं हुए। आप डॉक्टर के यहाँ तक आ गए, आपने क्रीम लगा ली, पाउडर लगा लिया, ब्रश करने का टाइम नहीं था आपको। लिपस्टिक बगैर लगाए महिलाएं नहीं आ रही हैं, लेकिन मंजन करने का, ब्रश करने का वक्त नहीं है उनको। कुल मिला के इस बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। हाँ जी। मैं अपने दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि बिस्तर छोड़ते ही अपने शारीरिक स्वच्छता का, शारीरिक शोधन का कार्य सबसे पहले संपादित करें, सबसे पहले उसे निपटाएं। जी। जब फ्रेश हो जाएं, नहाना नहीं चाहते या आपकी शारीरिक बीमारी है, भले आप 1 घंटे बाद नहा लें, कुछ समय के बाद नहा लें। यदि चिकित्सक ने सलाह दिया है कि आपको धूप में गर्म पानी में नहाना है या गर्म पानी में नहाने के बाद धूप में बैठना है, आप दमा के मरीज हैं,
आप किसी ऐसे बीमारी के मरीज हैं जिसमें आपको थोड़ी सी भी सर्दी घातक हो सकती है, तब एक बात अलग है। बिल्कुल। अदरवाइज आपको अपनी स्वच्छता का ख्याल रखना चाहिए। और ऐसी सर्दी नंदिनी जी, गरीब आदमी तो रोज नहा लेता है। गरीब आदमी हैंडपाइप पे जाता है, बोले बहुत गर्म पानी निकल रहा था, नहा लिया जी। और जो समृद्ध है, जो पढ़े लिखे हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो अपने बस कपड़े बदलेंगे, 4-4 दिन में नहा रहे हैं, 3-3 दिन में नहा रहे हैं। ये इम्यूनिटी को काम करता है। इससे हमारे शरीर की आंतरिक जो रक्षा प्रणाली है, जो विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं से, जो विभिन्न प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया से लड़ती है, वो फौज हमारी कमजोर हो जाती है। तो सबसे पहली बात, दिनचर्या आपने पूछा है, सबसे पहली बात मैं निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत स्वच्छता के कार्यों को सबसे पहले संपादित करें। उसके बाद आप 15 मिनट का योगाभ्यास नियमित रूप से करें। यौगिक आसन शरीर के आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने, सशक्त रखने के साथ साथ उनकी जो बीमारी होती है उसको भी ठीक करते हैं और इम्यूनिटी को बहुत बढ़ा देते हैं। योगाभ्यास करने वाले लोगों का इम्यूनिटी कभी कम नहीं होता है। योगाभ्यास शारीरिक आरोग्यता के साथ साथ मानसिक आरोग्यता के लिए भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत की उठने से और फिर उसके बाद शारीरिक स्वच्छता का महत्व आपने बताया। योगाभ्यास आपने 15 मिनट के लिए कहा कि योगाभ्यास भी करना चाहिए, जाहिर तौर पर इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है। समय की अगर बात की जाए तो उठने के कितनी देर के बाद हम योगाभ्यास कर सकते हैं, हमारा शरीर तैयार हो जाता है एक्सरसाइजेस के लिए? नंदिनी जी, आप सो के उठने के बाद अपनी शारीरिक स्वच्छता के तुरंत बाद योगाभ्यास कर सकते हैं, करना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, सो के उठने, आंख खुल गई, मोबाइल चला रहे हैं बैठ के, बोले व्हाट्सएप देख लूं, फेसबुक देख लूं और अपना काम में 1 घंटा उसी में, और इस दौरान वो 2-2 कप 3-3 कप चाय पी देते हैं। कुछ लोग तो उससे भी ज्यादा होशियार होते हैं कि 1-1 लोटा चाय पी जाते हैं। चाय और कॉफी आपने बगैर स्वच्छता के पिया, शरीर अभी आंतरिक रूप से स्वच्छ नहीं है और आपने ऊपर से निकोटिन और कैफीन को ले लिया, तो ये स्थिति डबल घातक होती है। कैफीन और निकोटिन जो चाय और कॉफी में जो हानिकारक तत्व होते हैं, ये सामान्य रूप से भी शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। लेकिन जब हम बगैर स्वच्छता के इनको सेवन करते हैं तो ये और ज्यादा घातक हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं नंदिनी जी कि बहुत से लोग बड़े लोगों को देख के ग्रीन टी पीने लगते हैं। लोअर मिडिल क्लास के लोग जो आर्थिक रूप से भी लोअर मिडिल क्लास के हैं और मानसिक रूप से भी नकल करने में होशियार हैं, दूसरों को अपनी अपनी वाहवाही बताने में बहुत आगे होते हैं। वो कोई चीज का चिंतन और विचार नहीं करते हैं, एनालिसिस नहीं करते हैं कि ये चीज हमारी सेहत के लिए अच्छी है या बुरी है। दूसरों की नकल करने में ही उन्हें गर्व महसूस होता है, दूसरों की नकल करके ही उनका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, स्वयं का आत्मसम्मान बढ़ जाता है। तो ये लोग ग्रीन टी पीने लगते हैं। ये और भी खतरनाक है क्योंकि ग्रीन टी तो डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट होता है निकोटिन का,
कैफीन का। इसलिए हमें अगर चाय की बुरी लत पड़ी है, बुरी लत शब्द इसलिए कह रहा हूं, चाय किसी भी रूप में स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हमारी बुरी लत है तो हमें दूध वाली चाय का ही सेवन करना चाहिए। जो हम ब्लैक टी पीते हैं या ग्रीन टी पीते हैं, ये दूध वाली चाय की तुलना में ज्यादा हानिकारक होती है। शरीर के ऊपर इसका बुरा प्रभाव होता है। बिल्कुल, तो चाय तो देखिए नुकसान करती ही करती है, लेकिन देखा देखी अगर आप शुरू करते हैं तो ये बिल्कुल आपको फायदा नहीं करेगी, बल्कि इसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अगर आप पीते ही हैं तो बेहतर है कि दूध वाली चाय को पिया जाए, ये कंपेरेटिवली कम नुकसान करेगी। अब अगर बात की जाए सुबह की दैनिक हमारी प्रक्रिया में सोकर के उठ के आपने बताया कि हमें योगा करनी चाहिए, हमें योगाभ्यास करनी चाहिए, 15 मिनट तो कम से कम करना ही चाहिए। नहाने के लिए मैंने आपसे पूछा, अगर नहाने की बात की जाए तो सो के उठने के कितनी देर बाद हम नहा सकते हैं? सो के उठने के बाद आप शौचादि से निवृत्त होकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के लिए कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चलन एक बहुत बातें इसको नहाने को लेकर के भी कही जाती हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, अमूमन लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, पर ये भी सुनने में आता है कि गर्म पानी से नहाने से इम्यूनिटी कहीं ना कहीं कम होता है, ये भी सुनने में आता है। और ये भी कुछ लोग कहते हैं वही कि बहुत ठंडे पानी का अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ठंडे पानी का अगर उम्र बढ़ने के साथ भी इस्तेमाल करते हैं तो जॉइंट्स पर भी असर पड़ता है। यहाँ पर पानी के टेम्परेचर को लेकर के अलग अलग उम्र के लोगों को आप क्या गाइड करेंगे? सर्दी के मौसम में गुनगुना या गर्म पानी से स्नान करना किसी भी रूप में हानिकारक नहीं है। सामान्यतः गर्म पानी से स्नान करने के बाद स्किन ड्राई हो जाती है। स्किन ड्राई हो जाती है, तो इस दुष्प्रभाव से, गर्म पानी के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप स्नान करने के बाद शरीर को जब पोंछ लें तो देसी घी या नारियल का तेल पूरे शरीर में हल्के हल्के चुपड़ लें। ये तेल थोड़ी देर के बाद, ये देसी घी कुछ मिनटों के बाद शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको ये ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमारे कोई कपड़े खराब हो रहे हैं या हमारी स्किन में कोई दिक्कत हो रही है, खराब दिख रहा है। ये घी या नारियल का तेल का इस्तेमाल सर्दी के मौसम में अगर वो लोग भी कर लें जिनकी स्किन ड्राई होती है, लेकिन वो सामान्य पानी से इस्तेमाल करते हैं, किसी भी रूप में स्किन अगर ड्राई होती है तो ये जरूर करें। बिल्कुल, देखिए हमारे समाज में तमाम तरीके के लोग होते हैं, उनके अलग अलग काम और ज़रूरतें होती हैं और इसी वजह से सभी की अलग अलग दिनचर्या होती है। अगर पूरा दिन में कुछ लोग झपकी लेना पसंद करते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल मौका नहीं मिलता है सोने का, पलक झपकाने का भी, तो कुछ लोगों के रूटीन में शामिल होता है दोपहर को नींद लेना, एक नींद लेते ही लेते हैं। किन लोगों को क्या सलाह देंगे? क्या नींद लेना अच्छा है, कितनी ज़रूरी है? और वो लोग जो बिल्कुल भी नहीं झपकी ले पाते, क्या उनको किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है? नंदिनी जी, ये भी बहुत अच्छी बात पूछी है जी। खाना खाने के बाद कुछ मिनट तक विश्राम सेहत के लिए अच्छा है जी, लेकिन कुछ घंटों के लिए विश्राम सेहत के लिए नुकसानदायक है। ये खाना खाने की जस्ट बात के बारे में। जी जी। और ध्यान रखिएगा, खाना खाने के बाद जो लोग घंटों सो जाते हैं उनका पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, उनकी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और ऐसे लोग कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं, जबकि वो अपने जीवन में सात्विक आहार ले रहे थे, सात्विक दिनचर्या थी उनकी, लेकिन केवल एक छोटी सी भूल के कारण वह पेट की विभिन्न बीमारियों का शिकार होते चले गए और इस स्थिति को अगर समय रहते सुधार नहीं किया तो फिर ये पाइल्स, कोलाइटिस और आईबीएस जैसी समस्याओं में बदल जाती है। फैटी लीवर ऐसे लोगों का अक्सर देखा जाता है। इसलिए कुछ मिनट तक आप विश्राम जरूर कर लें, लेकिन कुछ घंटों तक बिल्कुल ना करें। जी,
चलिए, ये तो बात हो गई खाने के बाद की, और यानी कि दोपहर के समय तक हम पहुंच चुके हैं। शाम को आध्यात्मिक तौर पर या मान्यताओं के तौर पर तमाम तरीके की ऐसी गतिविधियां होती हैं जिनके लिए मना कर दिया जाता है, जैसे कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई नहीं करनी चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है, मैं तो कुछ ही का जिक्र कर रही हूँ। तो इसके क्या व्यवहारिक आधार होते हैं, या फिर आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ तो शाम के समय हमारी क्या गतिविधियाँ होनी चाहिए? शाम के समय हम पढ़ाई भी कर सकते हैं, जी सिलाई बुनाई के काम में भी कोई रोक नहीं है। जी शास्त्र की अगर माने, अगर हम व्यवहारिकता में भी देखें जी। तो प्रॉपर लाइट है, उजाला सही रूप में है, तो हम रात्रि में भी ये काम आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। जी दो बड़े कारण थे कि रात्रि में सिलाई बुनाई पढ़ाई इनको मना करते थे। पहला कारण ये था कि पहले के ज़माने में बिजली उपलब्ध नहीं थी, जी लोग डिब्बी जलाकर लालटेन जलाकर पढ़ते थे, तो आँखों के ऊपर ज़्यादा जोर ना हो, इसलिए दोपहर में दिन में पढ़ने की बात कहते थे। जी दोपहर और दिन में उजाला होता है, तो उसमें आँखों के ऊपर जोर कम पड़ता है। जी। तो बेसिकली रीजन ये था मना करने का। दूसरा रीजन भी था, जी दूसरा रीजन था कि हम पढ़े लिखें, हम ज्ञान प्राप्त करें। हम सिलाई का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम बुनाई का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान समाज के हित में लगे, परिवार के हित में लगे, इसलिए रात्रि में जल्दी सोने का नियम था, जी रात्रि में जल्दी खाना खाने का नियम था। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी और शास्त्रों की दृष्टि से भी एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहता हूं जी कि खराब जो लोग आचरण करते थे, जो लोग बुरा आचरण करते थे, चारित्रिक रूप से मजबूत नहीं थे, ऐसे लोगों को निशाचर कहते थे। निशाचर का क्या मतलब? निशा माने रात्र, जी जो रात्रि में काम कर रहे हैं, रात्रि में काम चोर करते हैं, खराब लोग करते हैं। लेकिन आजकल तो फैशन हो गया है, रात्रि में खाना खाने के बाद कार से पान खाने जाएंगे, 10 बजे पान खाने के लिए निकलेंगे, 1:30 बजे रात में लौटेंगे। बोले पान खाने गए थे, दूध पीने गए थे, घर में कई लीटर दूध रखा है लेकिन दूध पीने गए थे, हम फलानी जगह गए थे। ये निशाचर का जो शब्द है, वो शब्द का मायने नंदिनी जी बहुत महत्वपूर्ण है। जी हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो व्यक्ति रात्रि में कार्य करता है और दिन में सोता है, उसके मन के अंदर, उसके मस्तिष्क के अंदर खराब सोच पैदा होती है, बुरे विचार पैदा होते हैं। इसीलिए उसको निशाचर को राक्षस की श्रेणी में रखा गया था, देवताओं की श्रेणी में उसको नहीं माना गया। तो वो लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं और सोचते हैं कि हम अलग तरीके का फन कर रहे हैं, तो समझ जाएं, संभल जाएं, ये किस तरीके की एक्टिविटीज में आता है। डेफिनेटली आप नहीं चाहेंगे कि आप निशाचरी प्रवृत्ति के बने, क्योंकि इन्हें बड़ा ही नकारात्मक माना गया है। और भी बहुत सारी बातों पर हम बातचीत करेंगे। अभी बाकी है कि हमें कितने बजे सोना चाहिए, और इसके साथ ही जो हम खान पान को लेकर के भी डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे कि खाना तो सही समय पे खाना चाहिए, किस समय पे खाना चाहिए हमने जाना, लेकिन क्या कुछ हमें अपनी डाइट में शामिल करना है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। यानी कि सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। स्वास्थ्य चेतना देख रहे हैं आप, और आज हम डॉक्टर साहब से समझ रहे हैं कैसे अपनी इम्यूनिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, कैसे अपना ख्याल रखें। और बहुत ज़रूरी है ऐसे में दिनचर्या अपनी बेहतर रखना, आदर्श रखना और नियमित रहना। और इन्हीं से जुड़े सवालों के जवाब हम लगातार डॉक्टर साहब से ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने सुबह से लेकर शाम तक हम पहुंच चुके हैं अपने नियम को लेकर कि क्या कुछ दिनचर्या होनी चाहिए, कैसा रूटीन होना चाहिए हमारा। अब आगे बढ़ते हुए शाम तक पहुंच चुके हैं हम, सोना कितने बजे हमें चाहिए, और उससे पहले सोने की कितनी देर पहले हमें अपना डिनर कर लेना चाहिए? नंदिनी जी, सामान्य रूप से व्यक्ति को
8 घंटे की स्वप्न रहित गहरी नींद आनी चाहिए। जी। 1 घंटा आप कम मान सकते हैं। 7 घंटे से कम की अगर नींद है तो ये सेहत के लिए खतरा है। जो लोग कहते हैं कि 6 घंटे की नींद होना चाहिए, ये चिकित्सात्मक दृष्टि से, योग की दृष्टि से किसी भी रूप में सही नहीं है। जी। हमें कितने बजे डिनर करना चाहिए? हमें सूर्यास्त के 1.5 घंटे के अंदर अगर हम डिनर कर लेते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ होता है हमारी सेहत के लिए। जी। सूर्यास्त के पहले अगर कर लें तब तो कोई उसका मुकाबला ही नहीं है। जी। लेकिन सूर्यास्त के 1.5 घंटे के अंदर जो आहार ले लिया जाता है, ये आहार हमारी सेहत के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारे दीर्घायु होने के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो आहार हम लेते हैं, कभी भी किसी भी परिस्थिति में खाना खाने के 50 मिनट के बाद सोना चाहिए, कम से कम। अगर 2 घंटा हो जाता है तो 1.5 घंटा हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि स्टमक के अंदर जो खाना होता है, अगर सात्विक आहार आपने लिया है तो ये लगभग 45 मिनट में सिंप्लीफिकेशन का काम स्टमक के द्वारा पूरा कर लिया जाता है और खाना पेस्ट के रूप में इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। जी। स्टमक हमारा खाली हो जाता है और उस स्थिति में हम रात्रि में सोने के लिए जा सकते हैं। चले जाएं, कोई भी बुराई नहीं है। तो देखिए, ये सही तरीका है किस तरीके से सोने के कितनी देर पहले हमें क्यों कहा जाता है खाना खाने के लिए, और किस तरीके की हमारी जो फिजिकली जो कंडीशन होनी चाहिए सोने के लिए जिससे हमें नींद अच्छी आए। कुल मिलाकर के जैसा कि आपने कहा कि स्वप्न रहित नींद होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे शरीर को और दिमाग को पूरा आराम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं खान पान की। नाश्ते की अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, तो किस तरीके का नाश्ता हमें लेना चाहिए, कितना हैवी होना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें शामिल करना चाहिए इम्यूनिटी को ध्यान में रखते हुए? इम्यूनिटी को अगर ध्यान में रखें, चूँकि हमारा 6 से 8 घंटे 10 घंटे की फास्टिंग होती है। रात्रि में जब हमने खाना खाया था और जब हम नाश्ता ले रहे हैं, उस दौरान तक 8 से 10 घंटे सामान्य रूप से सभी लोगों के हो जाते हैं। जी। कुछ एक अपवाद छोड़ दें कि जिन्होंने 3 बजे रात में खाना खाया था वो फिर 6-7 बजे तैयार हो गए नाश्ते के लिए, अपवाद छोड़ दें। लेकिन सामान्यतः फास्टिंग 8-10 घंटे की होती है। इसलिए ब्रेकफास्ट जो लोग कहते हैं कि बहुत हैवी होना चाहिए, मैं उनके तर्क से कतई सहमत नहीं हूं, पूर्णतया असहमत हूं। हमने लंबी फास्टिंग की, उस दौरान हमारे शरीर के अंदर के अंग आराम की स्थिति में होते हैं। शरीर के अंदर के अंगों को मिनरल्स की जरूरत होती है, विटामिन्स की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। तो सबसे पहला आप ब्रेकफास्ट में अंकुरित अनाज का सेवन करें। अंकुरित अनाज में बहुत से लोग नमक, हरा मिर्चा, टमाटर और भी दुनिया भर के मसाले भी डाल लेते हैं। चाट मसाले का भी इस्तेमाल करते हैं लोग। जी। ये जो ही आप अंकुरित को एक प्लेट में ऐसे ही रख दीजिए, आप देखिएगा कभी भी उससे पानी नहीं निकलेगा। लेकिन आपने अगर उसमें नमक डाल दिया तो वो अंकुरित अनाज पानी छोड़ देगा। ये पानी क्या है? यही तो जीवनी शक्ति थी, यही तो उसकी ताकत थी, यही तो शरीर को सशक्त बनाने के लिए बड़ी मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स थे। वो तो पानी बन के बह गए और केवल फाइबर हम खा रहे हैं, तो वो सेहत के लिए उतना हितकारी नहीं है। इसलिए अंकुरित अनाज को कभी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएं।
बहुत से लोग नंदिनी जी 2-2 कटोरी खा जाते हैं, जी 2-2 कटोरी खाना समझ के खा जाते हैं। इतनी जरूरत नहीं है। प्राकृतिक मिनरल्स और विटामिन्स की शरीर को जितनी अब मात्रा में जरूरत है वो लगभग 4 चम्मच 5 चम्मच अंकुरित अनाज के सेवन से पूरी हो जाती है। अंकुरित अनाज अगर ऐसे खाने में स्वाद ना आए तो इसके साथ आप किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ आप मुनक्का का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही आवश्यकता होने पर देसी गुड़ भी लिया जा सकता है। जी, तो ये स्वाद बढ़ाने के तरीके हैं, लेकिन नींबू का इस्तेमाल ना करें और नमक का इस्तेमाल ना करें। नहीं, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर अकेला नींबू डाल लिया और नमक नहीं डाला तो वो खाया नहीं जाएगा जी, वो खट्टा खट्टा लगेगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। तो नींबू का इस्तेमाल वर्जित नहीं है। हाँ। नींबू से उसकी पौष्टिकता बढ़ती है, लेकिन नींबू डालने से आप उसको खाने में असहज हो जाएंगे। नींबू का सेवन आप दाल में डाल के करिए। अरहर की दाल जिनको सूट नहीं करती है, जिन्हें अरहर की दाल खाने से एसिडिटी हो जाती है, वो 1 चम्मच देसी घी और आधा नींबू निचोड़ के अरहर की दाल का सेवन करें। एसिडिटी नहीं होगी, ना पेट में भारीपन होगा, ना उल्टियाँ आएंगी। जी, तो किस तरीके का ब्रेकफास्ट होना चाहिए ये हमने समझा, और बहुत ज़्यादा न ले। अंकुरित अनाज को सीमित मात्रा में लेने से ही काम हो जाता है, बल्कि उतना ही वो फ़ायदेमंद होता है। बात अगर की जाए अब लंच की, तो लंच हमारा कैसा होना चाहिए इस मौसम के हिसाब से, यानी कि सर्दियों के मौसम के हिसाब से या गर्मियों के मौसम के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हम अपने लंच में शामिल कर सकते हैं? नंदिनी जी, मैं एक बात बताना और चाहूँगा कि केवल अंकुरित अनाज खा के आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं हो सकता जी। अंकुरित अनाज के बाद आप दूध का सेवन कर सकते हैं। आंवला, 1 आंवला और लगभग पाव भर या 400 ग्राम गाजर का ताज़ा रस अगर सवेरे ले लें अंकुरित अनाज के साथ, तो इससे इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि साधारण रूप से आप अस्वस्थ नहीं होंगे। साथ ही आपके शरीर की बूढ़े होने की रेट भी रिवर्स में चलने लगती है। आपकी उम्र 50 साल है तो अगले साल 51 होंगे, लेकिन अगले साल 51 नंबर में होंगे। आपके शारीरिक परिवर्तन ऐसे होंगे जो 48 और 49 में होते हैं। रिवर्स चलेगा काम जी। एक बार ये आप नाश्ता करके तो देखिए, ब्रेकफास्ट ऐसा लेके तो देखिए। लेकिन जिनका इससे भी काम नहीं चल सकता है वो इसके साथ कोई फ्रूट भी ले लें। बिल्कुल, देखिए जो हालात हमारे सामने हैं उसने हमारी लाइफस्टाइल में वैसे ही बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं, और ये बदलाव मजबूरी में किए गए। लेकिन ये जो बदलाव करने की बात कही जा रही है, अगर ये आप अपने जीवन में शुमार कर लेंगे तो मजबूर होकर के अपनी लाइफस्टाइल में किसी भी तरह का बदलाव नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब लंच के बारे में बताते हैं। लंच में एक हरी पत्तेदार सब्जी का सेवन जरूर करें, क्योंकि हमें फाइबर की शरीर के अंदर ज़रूरत होती है, और इस फाइबर की पूर्ति के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियों का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। इनसे फाइबर के साथ साथ अनेकों अनेक प्रकार के मिनरल्स और विटामिन्स भी शरीर को प्राप्त हो जाते हैं। दाल भरपूर मात्रा में खाएं, लेकिन सर्दी के मौसम में अगर आप दाल का सेवन कर रहे हैं तो दाल में 1 चम्मच देसी घी और नींबू जरूर डाल लें। जो लोग हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं और घी से पूरी तरह बचाव रखते हैं, वो लोग भी दाल में घी को डाल के अगर सेवन करते हैं तो ये घी उनकी बीमारी को बढ़ाता नहीं है, उनकी बीमारी को कम करने में मदद करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूड़ी के रूप में देसी घी का सेवन करने लगे, मिठाइयों के रूप में, बालूशाही के रूप में देसी घी का सेवन करें, पराठों के रूप में, कचौड़ियों के रूप में घी तेल को खाएं। वो सर्वदा अनुचित है, हानिकारक है। ऐसा सेवन
ना करें। जी। और भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिएं। विशेषकर सर्दी के मौसम में खाना खाने के बाद मोटी सौंफ और थोड़ा सा मिश्री या 2-4 छोटे छोटे टुकड़े गुड़ के ज़रूर खा लें। इससे भोजन सही ढंग से पचने लगता है और पेट से संबंधित विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ें नहीं होने पाती हैं। भोजन में चावल कम से कम लें, स्टार्च कम से कम सेवन करना चाहिए। अगर बहुत ही इच्छा हो तो थोड़ी मात्रा में चावल लिया जा सकता है, लेकिन अगर ब्राउन राइस लें तो यह जो सफ़ेद चावल है उसके जो दुष्प्रभाव हैं उनको कम कर देता है, बहुत न्यून कर देता है, न्यूनतम कर देता है। जी, तो लंच के दौरान ये बातें अगर ख्याल में रखेंगे तो बेहतर तरीके से हम अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रख पाएंगे। डिनर की अगर बात की जाए डॉक्टर साहब, तो डिनर के मामले में बड़ी सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। ना सिर्फ सही समय पे लेने की बात कही जाती है, बल्कि क्योंकि शाम का समय होता है, हल्का भोजन होना चाहिए, बाती नहीं होना चाहिए, तमाम तरीके की इस बातें हैं जो कन्फ्यूज़ करती हैं कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं। तो डिनर कैसा होना चाहिए हमारा? डिनर में हमें चावल, दही, मट्ठा और चीनी से बनी हुई कोई भी मिठाई का सेवन नहीं करना चाहिए। हमें हरी पत्तेदार सब्जी या सामान्य जो सब्जियां सर्दी में आती हैं, खूब सब्जियों की उपलब्धता रहती है सर्दी के मौसम में, तो सीजनल कोई भी सब्जी और मोटे आटे की रोटी का सेवन हितकारी होता है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बाज़ार में जो बोरियों में पैकेटों में पैक आटा मिलता है, नंदिनी जी, ये 3-3, 4-4 महीने पुराना होता है, 2 महीने पुराना होता है और 1 महीने आपके घर में चलता है। बिल्कुल। तो ये आटा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इसकी पौष्टिकता कम हो जाती है। साथ ही साथ इतना पुराना हम क्यों खाएं? आप घर में आटा पीस के 1 महीने रख दीजिए, घर का पिसा हुआ गेहूं 15 दिन रख दीजिए, उसमें कीड़े होने लगेंगे। लेकिन बाजार के आटे में नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कीटनाशक पड़ते हैं। इतना बारीक होता है कि फूली हुई सफ़ेद रोटी बनती है, उसका फाइबर निकाल लेते हैं, उसके मिनरल्स और विटामिन्स निकाल लेते हैं। इसलिए हमें मोटे अनाज की तरफ लौटना चाहिए। गेहूं की अगर चपातियां खाते हैं तो मोटे आटे की खाने चाहिए, जो आज ये चक्की फ्रेश के नाम से बेचते हैं या मोटे गेहूं के आटे को बेचते हैं। ये आज के 30-40 साल पहले जितना ये चक्की का आटा बेचते हैं, इस हालत में मैदा बिका करती थी जी। उस ऐसी मैदा बिका जिसे मोटा आटा कहा जाता है आज, जिसे आज हाँ जी। चक्की फ्रेश आटा। जी। तो हमें आधी बीमारियां तो हमारी गेहूं के आटे की बनी हुई रोटियों से होती हैं, जो आटा हमें पैकेट में सील बंद मिलता है। वो तो पैकिंग की डेट लिखते हैं, आटा कब बनाया गया ये कहाँ लिखते हैं कि ये इस दिन पल्वराइजर में पीसा गया, ये नहीं लिखते। हमने पैक कब किया, उनके बड़े बड़े कंटेनर्स में ये महीनों पड़ा रहता है, फिर उसमें कीटनाशक मिलते हैं और फिर ये पैकिंग की डेट लिखते हैं। और हम पैकिंग की डेट को उसको पीसने की डेट समझ लेते हैं कि इस दिन ये चक्की में पीसा गया और हमारे लिए उपलब्ध हुआ। ये एक धोखा होता है। इसलिए हमें अच्छे आटे को कैसे हमारे परिवार को उपलब्ध हो, इस दिशा में जरूर प्रयास करना चाहिए, जरूर कोशिश करनी चाहिए। और जब आप कोशिश करेंगे तो अपने परिवार की आरोग्यता के लिए, अपनी स्वयं की आरोग्यता के लिए जरूर रास्ता निकाल लेंगे।
जरूर रास्ता बनेगा, और बिल्कुल नहीं समझ सकती बनेगा हूँ। तो कम से कम एक चक्की खरीद लीजिए। जी जी, घर पर ही, में हाँ, बिल्कुल आधा एक्सरसाइज भी हो जाएगी और एक्सरसाइज हमें भी। फ्रेश आटा भी मिल जाएगा। बिल्कुल सही, आपकी एक एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो सलाह आपने दी है ये बिल्कुल कहीं ना कहीं 100% व्यवहारिक तौर पर अप्लाई करने लायक सलाह है। आज अब मैं चाहूँगी कि जो खाने के बाद में अमूमन लोगों को दूध पीने की आदत होती है, ये हिस्सा होता है सोने से पहले दूध लिया जाता है, तो खाने में और दूध को लेने में कितना गैप होना चाहिए? समय हालांकि बहुत सीमित है, लेकिन फिर भी सवाल का जवाब चाहूँगी। खाने में, खाने के तुरंत बाद बहुत से लोग दूध पी लेते हैं, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो कितना मिनट और हमें? जी नंदिनी जी, सबसे बड़ी बात है, कई लोग तो ऐसा, चूंकि मैं चिकित्सक हूँ, अपने चिकित्सालय में देखता हूँ, बहुत से लोग बोले साहब मैं तो 20 साल से पी रहा हूँ, खाना खाया, दूध पी लिया। अब आप देखिए, खाने में नींबू का अचार खा रहे हैं, मिर्ची का अचार खा रहे हैं, वहीं दूध पी रहे हैं, ये गलत है। उसके तुरंत ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए। आप 20 साल से पी रहे हैं और 20 साल से ही डॉक्टर के चक्कर काट रहे हैं, तभी तो डॉक्टर पोरवाल के पास आए। जी, कहीं ना कहीं बिल्कुल। खाना खाने के आधा घंटे से 45 मिनट बाद ही दूध पिएं, और दूध पीने के 15 से 30 मिनट बाद ही सोने के लिए जाएं। दूध में श्वेत चीनी, जो सफ़ेद चीनी मिलती है बाजार में, इसको ना लें, गुड़ को लें, गुड़ देसी लें। आजकल चीनी से गुड़ बनने लगा है, ये चीज़ अच्छी तरह संतुष्ट होने के बाद ही गुड़ खरीदें, और नहीं तो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें। जी, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।